हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं सीएसवीट्यू से, उनके लिए गुड न्यूज़ है। सीएसवीट्यू ने अपना नया एडवर्टाइजमेंट दे दिया है, जिसमें कि पूरे डिटेल्स हैं कि कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 97 बाय सीएसवीट्यू बाय पीएचडी बाय 2021 है, ये 26 अगस्त को एडवर्टाइजमेंट आया है। आप इसके लिए www.csvtu.ac.in में जाकर के पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। तो इसमें जो फॉर्म है वो हमको ऑनलाइन फिल करना है, और ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 10 सितंबर। डिटेल देखेंगे इस एडवर्टाइजमेंट का। तो सबसे पहले यहाँ पर ये दिया गया है कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो 26 सितंबर 2021 को होगा। और इसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो पीएचडी करना चाहते हैं, स्कॉलर्स, उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है सीएसवीट्यू की वेबसाइट में जाके। और उसके लास्ट डेट है 10 सितंबर रात के 12 बजे तक। फिर जो पीएचडी की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो हमको हार्ड कॉपी में नहीं देना है, उसको हमको ऑनलाइन ही जो लिंक दिया गया है उसी के थ्रू हमको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके सबमिट करना है। और इसके बाद ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं, लाइक आपको कौन सा रिसर्च सेंटर चाहिए, फिर कौन कौन सा से गाइड हैं जो अवेलेबल हैं, उनके अंडर में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका क्या सिलेबस है, किस पैटर्न में एग्ज़ाम होगा, पूरा डिटेल आपको जो सीएसवीट्यू की वेबसाइट है उसके रिसर्च वाले सेक्शन में पीएचडी इंफॉर्मेशन में अवेलेबल है। और अभी हम भी इसको डिस्कस करेंगे। और जो एंट्रेंस के लिए जो रिसर्च सेंटर्स हैं उनकी भी जो लिस्ट है वो भी वेबसाइट में डिटेल में दी हुई है। अब हम बात करते हैं आगे कि जब एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा, लोगों ने डाला है एप्लीकेशन, उसको ये चेक किया जाएगा कि उसमें उसको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है या फिर उसको जो कैंडिडेट है वो एग्जेम्प्टेड की लिस्ट में आता है, मतलब कि उसको छूट मिलेगी कि वो एग्ज़ाम ना दे। इस चीज़ को देखा जाएगा। और उसके बाद उसकी एक लिस्ट जो है वो वेबसाइट में आ जाएगी। तो उस लिस्ट को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ डिफरेंस है या आपको वो ठीक नहीं लग रही है, तो आप उसमें दावा आपत्ति जो है वो 3 दिनों के अंदर कर सकते हैं। और उसके बाद फिर एक फाइनल लिस्ट होगी जिसमें कि डिटेल आएगा कि कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनको एंट्रेंस एग्जाम में बैठना है रिटन एग्जाम में, और किनको छूट मिलेगी, मतलब किनको नहीं बैठना है। तो जब ये लिस्ट आएगी उसके बाद जिनको एंट्रेंस एग्जाम में बैठना है उनको एग्जाम देना पड़ेगा। अब एक चीज़ यहाँ पर सभी लोग जान लें कि जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं और पीएचडी रिलेटेड सारी चीज़ें जो हैं वो एक ऑर्डिनेंस नंबर 10 है सीएसवीट्यू का, उसमें दिया गया है। तो अभी लेटेस्ट उसको मॉडिफाई किया गया है, इसलिए इसको बोला जाता है संशोधित अध्यादेश। अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस नंबर 10 की 4.5 नंबर का जो डिटेल है उसमें पूरा है कि कौन से स्टूडेंट्स हैं, कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनको कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन से एग्जामिशन रहेगा, या उनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको भी आगे हम लोग देखते हैं। तो अब इसमें क्या है कि जब एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे तो इसको अच्छी तरीके से जो कॉलेज है या रिसर्च सेंटर्स हैं वो अपने डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी, जिसको डीआरसी बोला जाता है, उसमें वो अच्छी तरीके से चेक करेंगे। और चेक करने के बाद ही वो पूरा जो डिटेल फॉर्म्स हैं वो यूनिवर्सिटी में भेजा जाता है, और साथ में वो लिस्ट भी भेजते हैं रिसर्च सेंटर्स। इसके बाद यहाँ पर यह है कि जो आवेदन पत्र स्वीकार करते समय, मतलब वो ये चेक करेंगे कि पूरे रिसर्च सेंटर्स का ये काम है कि वो चेक करें कि पूरे जो डिटेल्स फिल किए गए हैं वो अच्छी तरीके से सही से फिल है कि नहीं, और उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स एनक्लोज्ड हैं कि नहीं है। अब जब वो एंट्रेंस एग्ज़ाम का पूरा डिटेल उनके पास वो पहुंच जाएगा कैंडिडेट्स का, उसके बाद जो पीएचडी की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो एक प्रॉपर एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सेंटर आएगा
जो कि 7 दिन पहले अनाउंस होता है या डिक्लेयर किया जाता है यूनिवर्सिटी द्वारा। और उसके बाद फिर इसका जो डिटेल है वो वेबसाइट में भी देते हैं, और साथ ही साथ वो कॉलेजेस को भी प्रोवाइड करते हैं, और कॉलेजेस जो है वो ईमेल सभी कैंडिडेट्स को करके इंफॉर्मेशन भी देते हैं। तो जो डीआरसी है, जो डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो पूरा ऑर्डिनेंस में डिटेल दिया हुआ है, उसको वो अच्छी तरीके से देखिए, उसको फॉलो करवाएं। और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इसी के साथ ही जो डिटेल है, जो सुपरवाइजर्स की लिस्ट है वो दी गई है, और उसमें वेकेंट सीट्स भी आज की स्टेटस के हिसाब से दी गई हैं। तो ये यहाँ पर लिखा है कि ये परिवर्तनीय है, मतलब हो सकता है कि किसी जो गाइड है उनका कोई स्टूडेंट का सबमिट हो जाए थीसिस, तो वो एक वेकेंट सीट और हो जाए। तो इसलिए बोला गया है कि यहाँ पर जो गाइड्स हैं उनके जो वेकेंट सीट्स हैं उसका जो नंबर है वो चेंज हो सकता है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि जो आवेदन पत्र के साथ जो आपने एप्लीकेशन सबमिट किया उसके साथ आपको, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो जॉब का एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है जिसको बोला जाता है अनापत्ति प्रमाण पत्र। इसको आपको उसके साथ लगाना है, और साथ ही साथ सेवा प्रमाण पत्र मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको उसके साथ अटैच करना है इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और उसका क्या फॉर्मेट होगा वो भी अभी आगे हम देखेंगे, इसके साथ ही इन्होंने दिया हुआ है। अब एक चीज़ यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट है कि जो एप्लीकेंट है, जो ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनको अपना रिसर्च सेंटर जो चूज करना है, वो जो लिस्ट दी गई है रिसर्च सेंटर्स की, उसी लिस्ट में से ही आपको लेना है, आप कहीं बाहर से नहीं ले सकते हैं। अब जब आप रिसर्च सेंटर फिल करेंगे तो जो पीएचडी रिसर्च सेंटर है वो अच्छी तरीके से पूरे जो एप्लीकेशंस हैं उसको चेक करेंगे, और जब एंट्रेंस एग्ज़ाम में जब वो मतलब वो हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, तो उसके बाद जो ऑर्डिनेंस 10 है उसके हिसाब से ही उसको वो पूरा चेक करने के बाद उस एप्लीकेशन को सबमिट करवाएंगे और उसको फिर यूनिवर्सिटी को भेजेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और बोला जा रहा है कि अगर सपोज ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो यहाँ इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है जिसमें कि आप मॉर्निंग 10:30 से इवनिंग 5:30 तक कभी भी बात कर सकते हैं। और ये यहाँ पर csv2.helpdesk@gmail.com एक ईमेल आईडी भी दिया गया है, इसमें भी आप बात कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसकी थोड़ा सा डिटेल्स देखेंगे। जैसे कि ये रिटन एग्जामिनेशन है और 2 पार्ट्स में होता है, 2 सेक्शंस होते हैं। टोटल इसका मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स होते हैं, और ये 3 आवर्स का पेपर होता है। इसमें सेक्शन 1 होगा जिसमें कि 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपके जो रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन है उससे रिलेटेड होगा। और जो सेक्शन 2 है इसमें आपका होगा 60 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और इसमें आपकी जो डिसिप्लिन है उसका जो आपका स्पेशलाइज्ड एरिया है उससे रिलेटेड आपके यहाँ पर 60 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल सपोज फार्मेसी वाले हैं तो फार्मेसी मेन डिसिप्लिन हो गया, और उसके अंदर जो ब्रांचेस हैं लाइक फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, क्वालिटी एश्योरेंस, ये जो है ये इनकी रेस्पेक्टिव ब्रांचेज या स्पेशलाइज्ड एरियाज हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है, नोट आपको ध्यान दें कि जो लोग ह्यूमैनिटीज वाले हैं उनको ध्यान देना है कि उनका जो पेपर है वो एक ही सेक्शन में होगा और वो 100 मार्क्स का होगा। तो पहले रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ टाइप ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब जिन्होंने रिटन टेस्ट दिया है और जिनको की छूट मिली है, मतलब एग्जेम्पशन है फ्रॉम रिटन टेस्ट, दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स को पर्सनल इंटरव्यू फेस करना कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि कब आपको रिटन परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है जब कैंडिडेट्स के पास वैलिड स्कोर कार्ड हो, यूजीसी या सीएसआईआर नेट का, या फिर स्लेट गेट और जीपैट का। यहाँ ध्यान देने वाली बात है
वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। अगर वो स्कोर कार्ड एक्सपायर हो चुका है, बहुत पुराना है, तो फिर आपको रिटन टेस्ट में बैठना पड़ेगा। सेकेंड है कैंडिडेट्स पोसेसिंग एमफिल डिग्री थ्रू अ रेगुलर प्रोग्राम फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। अगर कोई कैंडिडेट एमफिल डिग्री कर रहा है, कहाँ से? यूनिवर्सिटी से, डीम्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर एनी अदर यूनिवर्सिटी incorporated by any law for the time being in force and recognized by the university। मतलब अगर आप कोई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं एमफिल, तो भी आप एमफिल कर चुके हैं और उसकी डिग्री आपके पास है, तो भी आप यहाँ पर एग्जेम्प्टेड हैं। फिर थर्ड आता है टीचर फेलोशिप होल्डर। ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास की टीचर फेलोशिप है, या फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज टीचर्स होल्डिंग अ रेगुलर पोजीशन एंड हैज कंप्लीटेड 2 years। अच्छा, यहाँ इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखिए, टीचर फेलोशिप होल्डर एंड यूनिवर्सिटी और कॉलेज टीचर्स holding a regular position, regular appointment, and has completed 2 years of service as teacher in a department of university or affiliated college or institution। यहाँ हमको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के रेगुलर टीचर हैं जिनके पास टीचर फेलोशिप है, एंड वर्ड है देखिए, तब आपको यहाँ से एग्जाम्शन हो जाएगा। मतलब आपके पास 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास फेलोशिप होना चाहिए। यहाँ कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि टीचर सोचते हैं हमारे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो हम एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको साथ ही साथ टीचर फेलोशिप होल्डर भी होना है। थर्ड आता है साइंटिस्ट। अगर आप हैं कहाँ के? स्टेट, नेशनल या इंटरनेशनल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के, या फिर R&D लैबोरेटरीज के, जहाँ पर कि आपके पास एटलीस्ट 3 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ रेलेवेंट पब्लिकेशंस हैं, तो भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा इससे। तो यहाँ तक था आपका रिलेटेड टू PhD एंट्रेंस। अब आप देखिए कि ये जो है जो वहाँ बात हो रही थी ऑर्डिनेंस 10 की, तो ये है ऑर्डिनेंस 10। ये मॉडिफाई किया गया कब? 8 दिसंबर 2020 को। इसीलिए इसको बोला गया मॉडिफाइड ऑर्डिनेंस फॉर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। PhD को बोला जाता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। अब इसमें आप पूरा इसके डिटेल में जा सकते हैं, पर अभी हम लोग इसके पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे। सिर्फ अभी जो आपको ज़रूरी है हम उसके ऊपर जाएंगे। तो फिलहाल आपको ज़रूरी है कि क्या एलिजिबिलिटी होगी फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। मतलब कब कोई कैंडिडेट जो है वो PhD के लिए अप्लाई कर सकता है। तो पहली बात, अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, लाइक ME है, M.Pharm है, MBA है, और साथ ही साथ जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि MPhil होल्डर्स हैं, इसमें याद रखिए इसमें आपको मास्टर्स में एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड B इन UGC 7 पॉइंट स्केल। या तो 55% मार्क्स हो या फिर UGC 7 पॉइंट स्केल जो है इस ग्रेड में अगर आप आते हैं, तब आप एलिजिबल हैं PhD के लिए। फिर नेक्स्ट है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर PhD इन इंजीनियरिंग स्ट्रीम। जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम है उनके लिए है ME या M.Tech विद अप्रोप्रिएट ब्रांच। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि ME और M.Tech वालों के लिए 60% मार्क्स मिनिमम होने ज़रूरी है। 60% मार्क्स से कम अगर होगा तो फिर वो एलिजिबल नहीं होंगे PhD करने के लिए। इसके बाद थर्ड पॉइंट है candidates possessing a degree considered equivalent to masters or MPhil of an Indian institution from a foreign educational institution। अगर आप कहीं बाहर से फॉरेन से भी कोई अगर क्वालिफिकेशन है और वो यहाँ की मास्टर्स या MPhil के इक्विवेलेंट हैं, तब आप यहाँ से भी PhD कर सकते हैं। अब एक चीज़ इम्पॉर्टेंट कि कब आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, तो 5% का रिलैक्सेशन है किसके लिए? SC ST OBC के लिए, या फिर डिफरेंटली एबल्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। और यहाँ पर जैसे कि जिसमें जैसे यहाँ आप देखिए 55% था, तो यहाँ पर मतलब 50% भी होगा तो उनका हो जाएगा। और इंजीनियरिंग में क्योंकि 60% था तो यहाँ 5% रिलैक्सेशन से 55% में हो जाएगा। ठीक है, तो अभी और डिटेल में हम इसके नहीं जाएंगे। आप इस तरीके से देखिए
पूरा आपका ऑर्डिनेंस है। शुरू में वहाँ दिया हुआ था कि 4.5 ऑर्डिनेंस का चेक करो, तो यहाँ पर देखिए 4.5 है। ये हमने पहले आपको बता दिया कि वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए, फिर एमफिल डिग्री होनी चाहिए किसी यहाँ की यूनिवर्सिटी से, टीचर फेलोशिप एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज टीचर होना चाहिए, उनके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर वो साइंटिस्ट हो। ये जो 4 पॉइंट्स हैं, अगर इसमें से कहीं भी आप आते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये पूरा जो है डिटेल आप देखेंगे इसमें दिया हुआ है। और एक चीज़, जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें अगर आपके 50% नहीं आते हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो ये पूरा इस तरीके से डिटेल है जो आप देख लीजिएगा। अभी इसमें एक चीज़ और है जो मैं आगे आपको बताऊंगी, वो ये है कि अब हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड रिसर्च सेंटर्स की। तो ये आप देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको आप देखेंगे यहाँ से, यूटीडी यूनिवर्सिटी जो है वहाँ वो एक रिसर्च सेंटर है। वहाँ पर देखिए कितनी सारी ये डिसिप्लिन हैं। और फिर सेकंड है बीआईटी, फिर है श्री शंकराचार्य टेक्निकल इंस्टीट्यूट, फिर ये आप पूरा देख लें, रूंगटा कॉलेज है, आरआईटी है, फिर ये पूरा यहाँ पर पूरी लिस्ट दी हुई है। इंजीनियरिंग की भी दी हुई है, फार्मेसी की भी दी हुई है। ये देखिए, आप इसको देख करके आप जो है वो फिल करेंगे कि आपको कौन से इंस्टीट्यूट को एज अ रिसर्च सेंटर लेना है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, ये पब्लिश्ड लिस्ट है जिसमें कि वेकेंट पोजीशन दी हुई है सुपरवाइजर्स की। तो इससे आप देख लेंगे जो आपकी ब्रांच है, अगर आप अप्लाइड केमिस्ट्री के हैं तो आप ये देखिए यहाँ पर सुपरवाइजर्स है, डेजिग्नेशन है, इंस्टीट्यूट नेम है और वेकेंट सीट्स है। तो आप जिस ब्रांच के हैं आप जाकर के बात कर सकते हैं सुपरवाइजर्स से, और जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं, जो आपको कंसेंट देते हैं, उस रिसर्च सेंटर में आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया पूरा डिटेल देखिए। फिर इसके बाद पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का डिटेल दिया हुआ है। ये हम पहले देख चुके हैं इसकी स्कीम कि 100 मार्क्स का है और 40 और 60 है। सो इसके बाद लास्ट में पूरे सिलेबस दिए हुए हैं। और देखिए यहाँ पर ये पूरा डिटेल, सेक्शन 1 का पूरा डिटेल है पहले, उसके बाद इसी तरीके से बाद में लास्ट में सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में देखिए जैसे ये देखो, ये पूरा अलग अलग ब्रांचेस के हिसाब से है। सो थैंक यू सो मच, होप आपको क्लियर हो गया होगा पीएचडी एंट्रेंस से रिलेटेड। एक बार हम और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें कि पूरा ऑर्डिनेंस 10 जो है उसको अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच की